एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल इन्फोयास। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो आज की इस वीडियो में हम क्या स्टार्ट करने वाले, एक नया चैप्टर अम्ल, क्षारक और लवण को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर भी कर दीजिए। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको कंटिन्यू मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, बैठे रहना है और कंसंट्रेशन के साथ आपको इस ध्यान से समझते और सुनते हुए जाना है। ओके, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको अम्ल, क्षारक, लवण में 0 से हीरो आप बन जाओगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो पहले हम देख लेते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड, हमें कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण की पहचान। इनके बारे में बेसिक हम लोग बात करेंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे प्राकृतिक संकेतक और उनके उपयोग, प्रयोगशाला में उपयोग होने वाले संकेतक, पीएच का माप और पीएच स्केल। अच्छा, संकेतक क्या होता है? सूचक। ओके, सूचक की बात करेंगे। फिर पीएच का महत्व, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व होता है। अम्ल क्षार की अभिक्रियाएं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, लवण का निर्माण और उनके उपयोग। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हम डिटेल्स में कवर करने वाले हैं, आपको ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनते हुए चलना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम बात करने वाले अम्ल, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में एसिड। ठीक है, तो आपने देखा होगा हम जब ओवर ईटिंग कर लेते हैं, हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें क्या होता है, एसिडिटी स्टार्ट हो जाती है। वो एसिडिटी क्यों बनती है? जो खट्टे खट्टे डकार आती है, क्या होती है? वो एसिडिटी होती है, वो है ना, जैसे उसे ही बोलते हैं अपन अम्ल। ठीक है, तो अम्ल शब्द की जो उत्पत्ति है कहाँ से हुई? एसिड से हुई है। आपने सुना होगा कभी अपने जो बड़े बुजुर्ग या अपन लोगों को भी क्या होता है, एसिड बनती है पेट में ना, एसिडिटी होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि हमारे आमाशय में यकृत की मात्रा, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ओके, तो भी क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक भी क्या होता है, वो भी एसिड ही होता है। जो HCl है वो भी क्या अपना एसिड ही होता है। ओके, तो अम्ल, ये जो नींबू है इसके अंदर भी एसिड पाया जाता है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सब में क्या होता है, एसिड ही होता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि एसिड कैसा होता है, स्वाद में कैसा होता है, टेस्ट में खट्टा होता है। तो देख लेते हैं पहले कि जो अम्ल के शब्द की जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है, एसिड से हुई है, जिसका नाम क्या होता है, खट्टा। तो इसका नाम ही क्या होता है, इसका अर्थ जो होता है वो होता है खट्टा होता है। ओके, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। लिटमस पत्र क्या होता है? ये लिटमस पेपर, एक पेपर होता है लिटमस पेपर। ठीक है, वो क्या करता है, उसे नीले से ही लाल कर देता है। तो इसको एक बहुत ही अच्छी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ याद करने की। हमें सिर्फ एक नाम याद करना है जिसका नाम है अनिल। ओके, जिनका नाम अनिल है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो ध्यान रख लीजिए, आज से आपका एक नया भाई हो गया जिसका नाम है अनिल। ओके, ऐसे क्या बनेगा, अपना अम्ल बनेगा नीले से नीला। तो हमें क्या याद करना है कि जो अम्ल होते हैं वो नीले से लाल में चेंज करते हैं। किसको? लिटमस पेपर को। ओके, ये जो लिटमस पेपर है लाइकिन पादप से प्राप्त होता है, जो लाइकिन का पौधा है उससे लिटमस पेपर प्राप्त होता है। तो ये क्या करता है, नीले से लाल को करता है। तो हमें अनिल को याद रखना है। अगर आपको अम्ल क्षारक के बारे में पढ़ना है तो आपको अनिल को याद रखना ही पड़ेगा। ओके, फिर बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे अम्लराज भी कहा जाता है, H2SO4। ओके, नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, दूध में लैक्टिक एसिड होता है। ओके, कुछ प्राकृतिक अम्ल देख रहे थे जो नींबू फलों में होता है। नींबू में कौन सा होता है, साइट्रिक एसिड। सिरके में होता है एसिटिक एसिड। दही में होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, दूसरे दही बनाने में यूज होता है ना, कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, इमली में होता है अपना टार्ट्रिक एसिड। तो ये कुछ एसिड्स थे, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से कि इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। आई होप कि आपको अम्ल के बारे में बेसिक से आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम बात करेंगे क्षारक की। क्षारक जस्ट अपोजिट होता है किसका, अम्ल का। ओके, ये क्या करता है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। अम्ल तो क्या कर रहा था, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा था, लेकिन ये जो क्षारक है ये लाल को नीला करेगा। ओके, जस्ट इसका रिवर्स अपोजिट हो जाएगा, ब्लू टू रेड टर्न होगा। ओके, तो ऐसे ही जो पानी में क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहलाते हैं आपके क्षारक, ये क्षार कहलाते हैं। ओके, तो OH- जो देता है वो कौन से होते हैं, क्षारक होते हैं। इनके गुणधर्म क्या होता है, इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, कड़वा होता है। ये चिकने होते हैं जैसे अपना साबुन होता है ना। लाल लिटमस को क्या करते हैं, नीला कर देते हैं। अम्लों से विक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं।
तो जब भी अम्ल से क्षारक की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, लवण या नमक और जल बनाते हैं। नमक क्या है, लवण ही होता है। ओके, हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जहां भी आपको OH नजर आता है वही हमारे क्षारक हो जाएंगे, और जहां पर आपको H नजर आ रहा है वहां वो हमारे अम्ल हो जाएंगे। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपन इंडिकेटर्स की। अभी हमने जाना कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षारक है? तो इसके लिए कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब सूचक होते हैं जिनका पता वो करते हैं। ओके, तो सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल क्षारक में अम्ल क्षारक की पहचान करते हैं, उन्हें भिन्न रंग को दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राकृतिक सूचक है, कृत्रिम सूचक है और गंधीय सूचक है। प्राकृतिक सूचक जो कि नेचुरल है ना, हमें पता चलता है कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षारक है, तो किन की चीजों से पता चलता है। कृत्रिम जो मेन मेड होते हैं ना, मानव ने खुद निर्मित जो किए हैं। ओके, और गंधी जिनका हम गंध सूंघकर, खुशबू सूंघकर उनकी पता लगा लेते हैं कि वो अम्ल है क्षारक है। ओके, तो बात करते हैं पहले लिटमस की। जैसे कि मैंने आपको बताई दी है, जो अम्ल होते हैं वो नीले से लाल करते हैं जबकि क्षारक लाल से नीला करते हैं। हल्दी जो होता है, हल्दी में कोई परिवर्तन नहीं होता है अम्ल का। ओके, जबकि क्षारक होता है वो क्या कर देता है, हल्दी को लाल कर देता है। ओके, पत्ता गोभी जो होती है वो अम्ल को लाल कर देती है, जबकि इसको क्षारक में कैसे हो जाती है, हरी हो जाती है। ओके, तो ये थे अपने प्राकृतिक सूचक, जिसमें क्या था, अपना लिटमस पेपर था, हल्दी थी और पत्ता गोभी थी। अब हम बात करें कृत्रिम सूचक की, जो कि मानव द्वारा निर्मित होते हैं, मानव ने खुद से बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थैलिन। मिथाइल ऑरेंज लाल हो जाता है अम्ल में, और क्षारक में येलो यानी कि पीला हो जाता है। फिनोफ्थैलिन कैसा होता है, अम्ल में रंगहीन हो जाता है, कोई रंग नहीं देता है, कलरलेस होता है। जबकि जो क्षारक होता है वो कैसा होता है, पिंकिश या गुलाबी हो जाता है। जो गंधीय सूचक है, इसकी स्मेल से हम पता लगा लेते हैं। तो प्याज का रस जो होता है वो अम्ल में तीक्ष्ण गंध देता है, अम्ल से अगर रिएक्शन करेगा तो। वैनिला जो रस है वो समान गंध देगा, वैनिला जैसे ही देगा। लौंग का रस, अगर लौंग के रस से हम इसका परीक्षण करेंगे लौंग के रस से, तो लौंग के रस में क्या होता है, बिल्कुल समान गंध ही आती है इसमें, किसमें, अम्ल में। जबकि क्षारक में इन तीनों का कोई गंध नहीं आती है, कोई कोई इसमें गंध नहीं आती है। ना तो प्याज के रस की कोई गंध आती है, ना वैनिला रस की आती है, ना ही लौंग के रस की, है ना, कोई भी गंध इसमें नहीं आती है। जब हम क्या टेस्ट करेंगे, अगर हम क्षारक या बेस को टेस्ट करेंगे तो, ठीक है, इसको टेस्ट करने में कोई रंग नहीं आता है। चलिए आगे चलते हैं अपन। अब हम बात करते हैं अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल व क्षारक की परिभाषा। जो अर्हेनियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने एसिड और बेस की पहचान के लिए कौन सी परिभाषाएं दी थी, उसकी हम बात करेंगे। तो जैसे हमने बात कर लिया है, पहले हम बात करते हैं अर्हेनियस की। तो स्वीडिश साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था, अर्हेनियस था, उन्होंने 1884 में अम्ल और क्षारक की परिभाषा उन्होंने दी थी। तो अम्ल जिसे कि हम जानते हैं उसको एसिड कहा जाता है। तो अर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन वो देते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? जब भी अम्ल को घोला जाता है तो अम्ल क्या होते हैं, अम्ल पदार्थ होंगे जो जल में क्या देंगे, H+ आयन और हाइड्रोजन+ आयन वो देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल HCl, अगर HCl को तोड़ा जाता है, तोड़ा जाएगा तो वो किसमें टूटेगा, H+ और Cl-। H यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, और Cl क्या है यहाँ पर, क्लोरीन। ओके, फिर हम बात करेंगे HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट की। तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, नाइट्रेट अलग हो जाएगा। ओके, तो ये थी अपनी कुछ रिएक्शंस थी। अच्छा, आपको क्या करना है, जब आप एग्जाम में लिखोगे इन रिएक्शंस को, तो आपको नीचे इनका नाम भी लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या अपना HCl है, तो HCl को क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ अपना हाइड्रोजन है बोलिए, यहाँ अपना क्लोरीन है। ओके, तो आपको ये नाम भी है, आपको ये लिखने होंगे एग्जाम के अंदर। ओके, फिर हम बात करेंगे क्षारक की। तो हमने पहले बात करी ली कि वो यौगिक जो जल में घुलने पर OH- मींस हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, क्षारक या बेस कहलाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH क्या है यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये किसमें टूट जाएगा, ये Na+OH- में ये टूट जाएगा। ओके, KOH मींस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम अलग टूट जाएगा, OH- अलग टूट जाएगा। तो जहां आपको OH- नजर आता है वो कौन सा होता है, अपना क्षारक होता है। हमने आप पहले बात कर ली थी। ओके, जो H+ आयन आता है वो अपना एसिड होता है। ओके, तो ये जो सिद्धांत था अर्हेनियस का, ये किस पर आधारित था, ये सिर्फ एक्वस पर यानी कि जलीय विलयनों पर ही ये आधारित था। लेकिन ये उन यौगिकों को अम्लीय क्षारक नहीं मानता था जो जल में आयनित नहीं होते, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, अम्लीय क्षारीय होते हैं। तो इन्होंने किस लिए बताया था कि जो जल में आयनित होते हैं, जल में टूट जाते हैं, आयन से विभक्त हो जाते हैं, प्लस में माइनस में, H+OH- में विभक्त हो जाते हैं, उन्हीं को उन्होंने अम्लीय क्षारक माना था। ओके, तो ये अर्हेनियस का क्या था, सिद्धांत था अम्ल क्षारक के बारे में। आई होप आपकी क्लियर हो गया होगा। ओके, तो वीडियो को लाइक करते हो, चलिए वीडियो पसंद आती है तो, और अपने दोस्तों का ही भला कर दो, उनको भी आप शेयर कर दो। ओके।
चलिए अब बात करेंगे हम अम्लों के प्रकार की, काइंड्स ऑफ एसिड्स, है ना। अम्लों के कितने प्रकार होते हैं, तो अम्ल के दो प्रकार होते हैं, प्रबल अम्ल जिसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल जिसे हम कहेंगे वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग नाम से ही पता चला जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, और वीक जो बेचारा बहुत ज्यादा कमजोर है। ओके, तो कुछ अम्ल तो कैसे होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। ओके, तो पहले हम बात करेंगे प्रबल अम्ल की। तो वे अम्ल जो जल में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह घुल जाते हैं आयनित होकर, और अधिक मात्रा में H+ आयन प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें प्रबल अम्ल कहा जाता है। सामान्यतः खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। जो खनिज होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे जो अपने मिनरल्स होते हैं, है ना, खनिज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अपने प्रबल अम्ल होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ओके ओके, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है, इसे अम्लराज भी कहा जाता है, मतलब कि अम्लों का राजा कहा जाता है। जैसे कि फलों का राजा आम होता है, शेर का जंगल का राजा शेर होता है, उसी तरह अम्ल का राजा कौन होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ओके, चलिए बात करें दुर्बल अम्ल की। तो वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं और कम मात्रा में H+ आयन प्रदान करते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहा जाता है। जो कम मात्रा में क्या करते हैं, H+ आयन को प्रदान करते हैं। सामान्यतः कार्बनिक अम्लों से प्राप्त होने वाले अम्ल कैसे होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल हम दे लेंगे, CH3COOH जिसको हम बोलेंगे एसिटिक एसिड, H2CO3 इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड, और HCN जिसको हम कहते हैं हाइड्रोसाइनिक एसिड। ओके, ये कैसे अपने बिल्कुल दुर्बल अम्ल होते हैं। ओके, तो ये था अपने अम्लों के प्रकार के बारे में, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में। उसी प्रकार क्या होता है, क्षारक भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग क्षारक होते हैं, जो प्रबल क्षारक होते हैं, और दुर्बल क्षारक होते हैं। ओके, अब उसकी बात करेंगे। चलिए प्रबल क्षारक की बात करते हैं, तो वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनीकृत होते हैं, जो देखो जो जल में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं ना, वही प्रबल होते हैं, और जो नहीं हो पाते वो नहीं होते। ठीक है, तो वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनीकरण हो जाते हैं, अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रबल क्षारक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये थोड़ा कम प्रबल होता है, परंतु अच्छी तरह से मजबूत माना जाता है। किसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ओके, फिर हम बात करेंगे दुर्बल क्षारक। तो वही जो कम मात्रा में आयनित होते हैं, है ना, वे क्षारक जो जल में आंशिक रूप से आयनीकरण करते हैं और सीमित मात्रा में OH- आयन देते हैं, उन्हें दुर्बल क्षारक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये कैसे अपने दुर्बल क्षारक होते हैं, इनके एग्जाम्पल आपको याद करते हुए चलना है, और डेफिनेशंस भी आपको इसकी याद करते हुए चलनी। कभी कभी क्या होता है कि पहचान के लिए भी दे दिया जाता है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, लेकिन उसमें आपको हो सकता है कि आपको पहचान के लिए दे दी जाए कि पहचानी इसमें से कौन सा आप प्रबल अम्ल है, कौन सा प्रबल क्षारक है, कौन सा दुर्बल क्षारक है। ओके, तो आपको क्या करना है, इनको याद भी करते हुए चलना है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, अम्लों के भौतिक गुणों की। अम्ल की पहचान तो देख लिया आपने, लेकिन इसके भौतिक गुण की हम बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि जो अम्ल का स्वाद होता है वह कैसा होता है, खट्टा होता है, जैसे नींबू, है ना। और प्रयोगशाला में स्वाद नहीं चखते, है ना, तो कभी लैब में जाओ तो वहां पर चखने मत बैठ जाया, ठीक है, क्योंकि कुछ बहुत हार्मफुल भी होते हैं। अवस्था, तो तीनों अवस्थाएं पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों ही अवस्थाएं होती है इनकी। पीएच मान क्या होता है, अच्छा पीएच क्या होता है ये हम आगे इसका डिस्कस करेंगे। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की सांद्रता मापने का एक स्केल होता है, उसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ओके, तो इसका जो पीएच होता है कितना होता है, 1 से 6.9 तक होता है, 7 नहीं होता है। ठीक है, 1 से 6.9 तक होता है, 7 नहीं होगा। जल में घुलनशील कैसे होती है, तो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं, उत्पन्न करते हैं ये। लिटमस परीक्षण मैंने आपको बता दिया, लिटमस परीक्षण कैसा होता है, नीले से लाल करता है। ओके, जो हमारे अनिल भाई थे, तो उसको हमें याद रखना है। ओके, विद्युत की चालकता देखेंगे इसमें, तो जल में घुलने पर आयन उत्पन्न करके विद्युत प्रवाह करते हैं ये, और धातुओं से अभिक्रिया करने पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब ये सारी अभिक्रिया हम आगे डिस्कस करेंगे, धातुओं से कैसे अभिक्रिया करती है। ओके, जैसे जिंक प्लस HCl, जिंक क्या एक धातु है, धातु के रिएक्शन में किससे करा देंगे, HCl से। HCl क्या है, पर अम्ल है, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलेगी। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, अपना जिंक क्लोराइड अपना प्रोडक्ट बनेगा। ओके, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है अम्लों का, बैटरी में होता है, प्लास्टिक में होता है, खाद निर्माण में होता है, सोने चांदी के शोधन में होता है, लोहे की चादरों को साफ करने में होता है, और विस्फोटक बनाने में भी इसका ये उपयोग होता है। ओके, तो ये इसके भौतिक गुण थे। अब हम बात करेंगे क्षारकों के भौतिक गुणों के बारे में। तो जैसे आपको पता है ये क्षारक का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, स्पर्श करने पर कैसा लगता है, चिकना व साबुन जैसा अनुभव होता है।
इसका पीएच कितना होता है, 7 से अधिक होता है, 7.1 से 14 तक होता है। कितना होता है, 7.1 से 14 तक होता है, लेकिन 7 नहीं होता है। ओके, 7 किसका होता है, 7 उदासीन का होता है। जब कोई ना तो अम्ल होता है ना क्षारक होता है ना, तो उसका पीएच कितना होता है, वो उदासीन होता है, उसका पीएच 7 होता है उसका पीएच। ठीक है, तो जो अम्ल है उसकी तो इसकी मात्रा इसका जो रीडिंग है वो कहां से कहां तक आती है, 1 से लेके 6.9 तक आती है, जबकि क्षारक की मात्रा कहां से आती है, 7.1 से 14 तक आती है। ओके, जल में घुलनशीलता की बात करेंगे तो कुछ क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलते हैं, इन्हें क्षार कहते हैं। लिटमस परीक्षण क्या होता है इसका, लाल से नीला ये करते हैं। ओके, आप विद्युत की चालकता देखेंगे तो जल में आयनित होकर विद्युत का प्रवाह करते हैं। धातुओं के ऑक्साइड जैसे होते हैं, ये अधिकतर क्षार धातु ऑक्साइड होते हैं जो जल से विक्रिया कर क्षार बनाते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, साबुन बनाने में, झाग युक्त पेय पदार्थ बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ओके, आगे समझ में। तो हमने अम्ल क्षारक के बारे में जाना, सूचक के बारे में जाना, अम्ल क्षारक के भौतिक गुण के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे, और हम आगे क्या पढ़ेंगे, इसकी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे कि अम्ल क्षारक की किस किस से अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम अभिक्रिया किससे करवाएंगे, धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, किसकी, अम्ल की और क्षारक की। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं अम्ल की। तो अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने में क्या होता है, ये देखो अम्ल क्या आता है अपना, ये जो है अपना ये जस्ता है, सॉरी है ना, जस्ट लिख दिया मैंने, जस्ता है ये, है ना, मिसप्रिंट हो गई है। जिंक जिसको बोलते हैं, तो जिंक क्या एक धातु होती है, हम सब जानते हैं जिंक क्या है, एक मेटल होती है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है अपना अम्ल होता है, एसिड होता है। ओके, तो जब जिंक की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या होगा, जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी। जब भी हम क्या करेंगे, हम एसिड की रिएक्शन मेटल से करवाते हैं या धातु से करवाते हैं, तो रिएक्शन करवाने पर हाइड्रोजन गैस क्या होती है, वो उत्पन्न होती है। ठीक है, तो धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ओके, उत्पन्न हाइड्रोजन गैस को साबुन के बुलबुले या माचिस की तीली से जलाकर पहचाना जा सकता है, इससे पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जो हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है ना, उनकी अपन रिएक्शन करवाते हैं, दोनों की जब हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो अगर इसको जलाएंगे अपन माचिस की तीली से, तो उसमें कैसी ध्वनि उत्पन्न होगी, पॉप पॉप वाला साउंड आपको नजर आएगा। ठीक है, पॉप साउंड नजर आपको सुनाई देगा। ठीक है, फिर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में क्या है, यहाँ पर एक धातु होती है, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है, हमने अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट बनता है, और वही सेम हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, उत्पन्न होती है। सेम आयरन है, आयरन में क्या है, हमारा जो लोहा होता है वो भी मेटल होता है, धातु होती है, उसकी रिएक्शन किससे करेंगे, अपन HCl से कराएंगे, जो कि हमारा एसिड होता है, अम्ल होता है। तो क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड बनेगा, और क्या निकलेगा अपना, वही सेम हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो आपने क्या समझा कि जब भी हम किसी अम्ल की रिएक्शन धातु के साथ कराते हैं तो क्या होता है, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। आगे समझ में इतना, चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्षारकों की रिएक्शन किससे कराएंगे, धातुओं से करवाएंगे। तो सभी धातुएं क्षारकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कुछ विशिष्ट धातु जैसे एल्यूमिनियम, जिंक और लैंथेनम कुछ क्षारों जैसे NaOH के साथ अभिक्रिया करती है। तो कुछ ही धातु करती है, सभी धातुएं क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ओके, तो जब हम क्या करेंगे, जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है कौन, जब एल्यूमिनियम क्या है, यहाँ पर एक अपना धातु होती है, ओके, मेटल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सभी जानते हैं अपन क्या है, यहाँ पर ये क्षारक है। तो जब हम एल्यूमिनियम की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है अपना टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट बनेगा। क्या बनेगा, टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। अच्छा, टेट्रा किसको बोलते हैं, 4 को। जब कभी एक मात्रा में बनता है उसको बोलते हैं क्या, मोनो। 2 मात्रा में बनता है उसको बोलते हैं डाई। 3 बनता है तो ट्राई। 4 बनता है तो टेट्रा। ठीक है, तो ये टेट्रा मात्रा में बनेगा अपना। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस सेम, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जब हमने एल्यूमिनियम की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं और प्लस जल के साथ भी करवाएंगे तो क्या बनेगा अपना, टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट बनता है। ठीक है, टेट्रा ये हो गया अपना, हाइड्रोक्सी है ना, एल्यूमिनेट बनता है। ओके, और हाइड्रोजन गैस भी क्या होती है, बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। आगे समझ में। तो कुछ विशिष्ट धातु होती है वो, जैसे कि एल्यूमिनियम था, जिंक था, लैंथेनम था, यही क्या करते हैं, क्षारक के साथ अभिक्रिया करती है। तो वही सेम अम्ल और क्षारक क्या करते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगे। ओके, तो अम्ल जो होता है वो सभी धातु के साथ रिएक्शन कर लेता है, लेकिन जो क्षारक होता है वो कुछ लिमिटेड धातुओं के साथ ही रिएक्शन कर पाता है। इतना क्लियर हो गया आपके। चलिए अब बात किससे करेंगे अपन, अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अभी तक हमने किससे कराई थी, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया ओनली धातु से करवाई थी। अब हम बात करेंगे किसकी, अम्ल की धातु ऑक्साइड से, है ना। ओके, किसे करेंगे, धातु ऑक्साइड से हम अभिक्रिया इसकी कराएंगे। तो जब कोई धातु ऑक्साइड किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट, लवण या जल बनाता है। क्या बनाता है,
लवणीय जल वो बनाता है। इससे सिद्ध होता है कि धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्षार के साथ, क्षार जो होते हैं ना वो अभिक्रिया नहीं करते धातु ऑक्साइड के साथ, अम्ल ही करेंगे। और जो ये अम्ल होते हैं वो धातु ऑक्साइड जो होते हैं कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे जब धातु, इसका जो सूत्र है वो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, तो क्या बनेगा, जल और नमक बनेगा अपना। तो तांबे की रिएक्शन या कॉपर को तांबा ही बोलते हैं अपन, है ना। कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, ये कॉपर ऑक्साइड अपना धातु ऑक्साइड हो गई, क्या है, धातु भी और ऑक्सीजन है, धातु ऑक्साइड ये अपना हो चुका है। ओके, धातु ऑक्साइड की रिएक्शन हम किससे करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारा अम्ल है, जब हमने धातु ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाते हैं, तो क्या बनता है, लवण बनता है। ये क्या है आपका, लवण है, कॉपर क्लोराइड क्या है अपना, लवण है, और क्या बनेगा अपना, जल बनेगा। आगे समझ में इतना। ओके, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, सोडियम ऑक्साइड के साथ अगर अपन करवाते, सोडियम भी हमारा क्या है, धातु है, ऑक्साइड क्या है, ये सोडियम ऑक्साइड ही बनेगा, OH नहीं रहेगा ये ना, और H2SO4 क्या अपना, बताइए, अम्ल हो जाएगा अपना ये। ओके, तो क्या बनेगा अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, यहाँ पर इस H को नहीं देखना है ना, ये H गलती से मिसप्रिंट हो गया है, आपको क्या करना है, NaO, NaO क्या हो जाएगा अपना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जब सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है प्लस जल बनता है। सोडियम सल्फेट क्या लवण होता है अपना, है ना, और ये H2 क्या अपना जल जो है, पानी है ना, वो है अपना। ओके, आगे समझ में। तो हमने क्या देखा कि जब अम्ल की रिएक्शन धातु ऑक्साइड से करवाते हैं तो क्या बनेगा, लवण और जल बनता है। ओके, अब हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे, क्षारक के अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करवाएंगे। क्षारक होते हैं धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया नहीं करते, क्योंकि धातु के साथ करेंगे तो वो तो वैसे ही उनका प्रभाव नष्ट हो जाएगा, वो वैसे भी क्षारीय बनते हैं अम्ल के साथ रिएक्शन करके, तो उनका प्रभाव नष्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब क्षारक की अभिक्रिया अधातु ऑक्साइड से कराएंगे, अधातु जो धातु नहीं है। ओके, तो जब क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। सेम वही बनाएंगे ये भी, अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु ऑक्साइड जो धातु ऑक्साइड थे वो कैसे थे, वो क्षारीय प्रकृति के थे। ओके, और अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया अम्ल क्षारक अभिक्रिया का ही एक रूप होता है। तो सामान्य इसका अभिक्रिया देख लिया अपन, अधातु ऑक्साइड प्लस क्षारक क्या बनेगा, लवण प्लस पानी बनेगा। तो अधातु ऑक्साइड कैल्शियम है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, अच्छा ये है अपना CO2 क्या अपना अधातु ऑक्साइड हो गया अपना ये, और क्षारक क्या होता है अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपना क्षारक हो गया। तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बना अपना ये, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो ये क्या होता है, लवण होता है, और प्लस जल बनेगा। आगे समझ में। आपको एग्जाम के अंदर इनके नाम या इनके नाम आपको नीचे लिखने भी है। ओके ना, मैंने नहीं लिखे, मैं भूल गई थी, लेकिन आपको लिखना है ये। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है अपना, अधातु ऑक्साइड है, प्लस CO2 क्या है अपना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है अपना, सॉरी है ना, क्षारक है, और CO2 क्या है अपना यहाँ पर अधातु ऑक्साइड है। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं दोनों के तो क्या बनता है अपना, लवण और जल बनता है। सेम ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा अपना, क्षारक हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है अपना, अधातु ऑक्साइड है ये अपना। ये जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा प्लस H2O यानी कि जल का निर्माण होगा। ओके, तो ये भी सेम एज इट इज बनेगा, लवण यानी कि सॉल्ट और जल का अपना निर्माण होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। देखो ये सारी जो अभिक्रिया है ना, अम्ल की किस किस से अभिक्रिया होती है, क्षारक की किस किस से अभिक्रिया होती है, ये आपको कंसंट्रेशन से ध्यान से सुनते हुए चलना है और समझते हुए भी चलना है। अगर कहीं पे अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, कहीं कोई डाउट रहता है, तो आप कॉमेंट्स में पूछ लेना, दोबारा वीडियो बनाकर आपको जो डाउट है वो क्लियर किया जाएगा, लेकिन आपको ध्यान से इसको समझते हुए चलना है। तो हम किसकी बात करेंगे, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है प्रोडक्ट। ओके, तो जब कोई अम्ल जैसे HCl या H2SO4 किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन कौन से पदार्थ बनते हैं, लवण बनता है, जल बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ओके, समझ आ गई कि जब भी हम किसी अम्ल की धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करवाते हैं, कोई रिएक्शन करता है, तो क्या बनेगा अपना, सॉल्ट बनेगा यानी कि अपना लवण बनेगा, जल बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड अपना बनेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो NaHCO3 क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है प्लस HCl। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो जाएगा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये अपना, और HCl क्या अम्ल हो गया अपना। तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाई जाती है तो NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड बनेगा,
जो कि क्या है अपना लवण हो गया। ओके, और क्या बनेगा H2O यानी कि जल बनेगा अपना, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आगे समझ में, ये तो बोला था ना कि जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो जब भी हम धातु कार्बोनेट से धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अम्ल की रिएक्शन करवाते हैं, देखिए अपना लवण ये बन चुका, सोडियम क्लोराइड हमारा लवण है। ओके, ये जल बन चुका है, और ये क्या बन चुका अपना CO2 बन चुका, जो कि किस किस फॉर्म में है, जो NHCO3 था जिसको हम क्या बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, वो सॉलिड की फॉर्म में था, ठोस था ये मीन्स, ठीक है। ये अपना एक्वस की फॉर्म में था, ये भी अपना एक्वस की फॉर्म में था, और ये अपना लिक्विड की फॉर्म में था, और ये अपना गैस की फॉर्म में था कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी जो होता है कैसा होता है, दूधिया हो जाता है। ये जो रिएक्शन हमने करवाई थी और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी, अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम क्या करेंगे, इसको चूने के पानी में अगर हम प्रवाहित कर देंगे तो पानी कैसा होता है, वो दूधिया, कैसा जैसे दूध होता है ना व्हाइट व्हाइट होता है, वैसे वो पानी कैसा हो जाएगा, वो दूधिया हो जाता है। ठीक है, तो हम इसकी भी रिएक्शन देख लेते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम क्या ऐड करेंगे, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेंगे, मिलाएंगे इसमें, तो क्या बनेगा अपना कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। इसकी रिएक्शन किसे करेंगे अपन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे करेंगे अपन ने, कार्बन डाइऑक्साइड से करें तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, प्लस H2O मीन्स जल का निर्माण होगा। तो जो CaCO3 है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर जल की उपस्थिति में क्या होगा, घुलनशील व पारदर्शी पदार्थ का निर्माण होता है, जिस कारण संपूर्ण विलयन कैसा बन जाता है, अपना पारदर्शी बन जाता है। ओके, यानी कि जल ये कैसा होता है, जल में विलय हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो हमें प्राप्त हुआ था उसकी रिएक्शन हम किससे करा देंगे, फिर H2O प्लस CO2 से करवा देंगे, तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। इतना आगे समझ में। देखो जो हम हाइड्रोजन कार्बोनेट धातु कार्बोनेट से हम जो एसिड की रिएक्शन करवा रहे थे, ये जो बन रहा था अपना, उसमें अपने क्या करा, जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसकी रिएक्शन में किससे करवा दी, फिर इसके CO2 को हमने क्या किया, चूने के पानी में विभाजित कर दिया। तो चूने का जो पानी था उसमें क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 इसने किसका निर्माण किया, कैल्शियम कार्बोनेट का इसने निर्माण किया और जल बना दिया। तो जो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, अगर इसमें हम क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 अधिक मात्रा में प्रवाहित करेंगे, और भी ज्यादा उसको CO2 देंगे अपन और भी ज्यादा मात्रा में, तो क्या होता है, जल की उपस्थिति में घुलनशील व पारदर्शी पदार्थ का निर्माण होता है, जिस कारण संपूर्ण विलयन कैसा बन जाएगा, अपना ट्रांसपेरेंट बन जाता है, यानी कि पारदर्शी बन जाता है। तो ये मैंने आपको ये इक्वेशन लिख के समझा दी है कि जब CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट था, उसमें अपने उसकी रिएक्शन किससे करा दी, अपने पानी से करवा दी, और उसमें और भी अपने क्या दे दिया, CO2 गैस उसमें प्रोवाइड कर दी। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, जो कि कैसा है, ये जल में विलय होता है। आया समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। ओके, अब हम बात करने वाले हैं अम्ल व क्षारक में समानता, इन दोनों में क्या समानताएं होती हैं। हमने देख लिया कि अलग अलग तो होते हैं, इनके स्वाद अलग होते हैं, लिटमस पेपर भी इनमें जो होता है अलग अलग कलर ये दर्शाते हैं, है ना। तो हम किसकी बात करेंगे, अम्ल क्षारक में समानता भी तो होती है ना, तो क्या समानता होती है, तो जो दोनों क्या होते हैं, दोनों ही जल में घुलते हैं। हमने देखा था जो हाइड्रोजन जो अम्ल था वो H+N की फॉर्म में घुल रहा था, और जो क्षारक था वो OH-N की फॉर्म में घुल रहा था। ठीक है, तो दोनों क्या होता है, जल में घुल सकते हैं, अम्ल और क्षारक दोनों ही जल में घुलकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। विद्युत का चालन करते दोनों ही विद्युत के चालन होते हैं, जल में घुलने के बाद दोनों विद्युत का चालन करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो हमने देखा था कितनी सारी हमने रिएक्शंस पढ़ी थी, है ना, केमिकल इक्वेशंस हमने भी जानी थी। तो दोनों रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं, सक्रिय भाग लेते हैं, विशेषकर उदासीन अभिक्रिया में ये लेते ही लेते हैं। ओके, संवेदनशील सूचक पदार्थों से दोनों का पता लगाया जा सकता है, जिसे क्या बोलते हैं, सूचक कहते हैं। हमने पढ़ा था इसके बारे में, कुछ प्राकृतिक सूचक थे, कुछ कृत्रिम सूचक थे, और कुछ गंदी सूचक थे, जिनसे क्या होता है, हम अम्ल क्षारक का पता कर रहे थे। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया है, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन। फिर हम बात करेंगे उच्च सांद्रता में संक्षारणकारी होते हैं ये। अम्ल और क्षार दोनों अधिक सांद्रता में त्वचा, धातु आदि के लिए हानिकारक या संक्षारणकारी हो सकते हैं। संक्षारण किसको बोलते हैं, जब किसी धातु पर या किसी भी चीज पर कोई अलग से परत चढ़ जाती है। परत क्यों चढ़ती है, क्योंकि परत क्या करती है, वो ऑक्सीजन और जलवाष्प से रिएक्शन करती है। कोई भी धातु होती है तो क्या करती है, वो संक्षारित होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अगर अम्ल और क्षार की मात्रा ज्यादा बढ़ती तो हमारी त्वचा पर इफेक्ट डालती है, धातु पर इफेक्ट डालती है, और ये कैसी होती है, हार्मफुल मीन्स हानिकारक होती है। ओके, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, हम जानते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण करते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं तो ये ऊष्मा भी उत्पन्न करते हैं, इसलिए से क्या बोलते हैं अपन, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया इसे कहा जाता है। तो ये इसकी क्या थी, इसकी सिमिलरिटीज थी दोनों की, एसिड और बेस की।
ओके, दोनों में समानता की हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे अम्ल और क्षारक की पारस्परिक अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षारक दोनों मिल जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो हम जानते हैं कि जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं तो वो लवण और जल का निर्माण करते हैं, और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण क्यों, क्योंकि कोई इफेक्ट बचता ही नहीं है फिर, है ना, न्यूट्रलाइज हो जाता है। जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करेंगे तो ना तो अम्ल का प्रभाव बचेगा और ना ही क्षारक का प्रभाव बचेगा, तो अभिक्रिया कैसे हो जाएगी, वो न्यूट्रलाइज इक्वेशन या न्यूट्रलाइज रिएक्शन वो हो जाती है। ओके, तो जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया उदासीन कहलाती है, मींस न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। इस अभिक्रिया में लवण और जल का निर्माण होता है। सामान्य अभिक्रिया हम देखते हैं, इसके समीकरण एसिड प्लस बेस। एसिड क्या है, वही हमारा अम्ल है, बेस क्या है, हमारा क्षारक है। तो क्या बनाएगा, ये लवण मींस सॉल्ट और वाटर ये बनाएगा। ओके, तो हमने HCl ले लिया, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, NaOH क्या हो गया, अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और ये क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O मींस जल बनाता है। तो यहाँ पर HCl क्या हो गया, अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, NaOH अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन हो गया जो कि क्षारक होता है, NaCl क्या बना है, अपना लवण बना है, और ये H2O हमारा जल बना है। तो हमने देखा कि जब भी दोनों अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, और नष्ट करने के बाद क्या करेंगे, ये सॉल्ट का और वाटर का निर्माण करते हैं। ओके, चलिए आ गया है अपना पीएच स्केल। ओके, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या है पीएच, पीएच का अर्थ होता है हाइड्रोजन पोटेंशियल या पावर ऑफ हाइड्रोजन। यह किसी घोल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को क्या करता है, ये दर्शाता है, ये नापता है। ठीक है, तो हमने बात करी थी, अगर साथ ही अगर किसी पीएच स्केल में मान कितना है, किसी भी पदार्थ का मान कितना है, 7 आ रहा है ना, तो वो क्या है, वो कैसा न्यूट्रल है, उदासीन है। लेकिन अगर 7 से कम है, 1 से और 7 के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो वो कैसा अपना अम्ल होता है, वो अपना क्या होता है, अम्ल होता है, खट्टा खट्टा होता है बहुत। और अगर 7 से ज्यादा आ रहा है, 8 से और 14 के बीच में आ रहा है, तो वो अपना क्या क्या होता है, बेस मीन्स कि ये वो क्षार होता है। ओके, तो पीएच मान कैसे निकालते हैं, -log10 H प्लस से, ये अपना अपन जब 11th-12th में जाएंगे तो ये हमारे मैथ्स में आता है ना, ये लॉगरिथम लेकर इसको सॉल्व करना पड़ता है, तो ये इसकी ये वैल्यू होती है। पीएच स्केल 0 से 14 तक की होती है। पीएच स्केल के अनुसार पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है, अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो वो कैसा, 7 से कम है तो कैसा, अम्लीय होता है। 7 के बराबर ही आ रहा है तो वो न्यूट्रलाइज है, उदासीन है। और अगर पीएच का मान 7 से ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा, तो वो कैसा होता है, वो पदार्थ कैसा होता है, वो विलयन क्षारकीय या क्षारीय होता है। ओके, इतना समझ आ गया, ये था अपने पीएच स्केल के बारे में। तो ये मैंने जैसे आपको बता दिया, अगर 0 से 6 के बीच में आ रहा है तो वो अम्लीय होता है, जैसे नींबू का रस, सिरका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर 7 ही आ रहा है तो उदासीन होता है, शुद्ध जल पिया है ना, अपने शुद्ध जल लेते हैं, पानी पीते हैं अपन, तो उस शुद्ध जल में क्या आपको खट्टेपन का टेस्ट आता है या फिर क्षारक जैसा कड़वे का टेस्ट आता नहीं आता है ना, तो वो कैसा होता है, जिसमें कोई टेस्ट नहीं आता, वो कैसा होता है, न्यूट्रलाइज होता है। ओके, और 8 से 14 के बीच में अगर आता है तो कैसा होता है, वो क्षारीय होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल साबुन है, ब्लीच है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। फिर हम बात करेंगे पीएच इंडिकेटर्स की। तो पीएच इंडिकेटर्स या सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अलग अलग पीएच पर अपना रंग बदलते हैं। लिटमस में, अम्लीय में कैसे होते हैं, लाल हो जाते हैं, क्षारकीय में कैसे होंगे, नीले हो जाएंगे। मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन भी पीएच का संकेतक ही होते हैं, पीएच का सूचक ही होते हैं। तो ये हमने बात कर ली पूरी पीएच के बारे में। तो पीएच के बारे में जो भी पूछेगा तो आप इजिली बता दोगे पीएच क्या होता है। पीएच एक स्केल होता है। ओके, हमने जाना था पूरा क्या होता है, स्केल होता है ये। और अगर इसकी रीडिंग अगर 7 ही होती है तो कैसा होता है, न्यूट्रलाइज होता है। अगर 1 से 6 के बीच में आ रही तो कैसा होता है, एसिड होता है, अम्ल होता है। और अगर 8 से 9 के बीच, 8 से 14 के बीच में आ रहा है तो कैसा होता है, अपना बेस मीन्स क्षारक होता है। ओके, चलिए अब बात करेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक मतलब डेली लाइफ में हमारे पीएच का महत्व होता है काफी। तो सबसे पहले मानव शरीर में मैंने आपको बता दिया था कि अपनी बॉडी में अपने जो स्टमक होता है, पेट होता है, स्टमक के अंदर कौन सा वाला अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो जो उसकी मात्रा होती है हमारे पेट में, कितनी होती है इसकी मात्रा, इसकी पीएच कितनी होती है, 1.2 से 3.5 के बीच में होती है। अगर ये 3.5 से ज्यादा हो जाता है तो हमारे क्या होता है, एसिडिटी बनना स्टार्ट हो जाती है। इसको हम बोलते हैं कि भाई हाँ एसिडिटी बन रही है। तो क्यों बनती है, क्योंकि आपकी HCl की मात्रा बढ़ चुकी है। कितनी बढ़ चुकी है, वो 3.5 से ज्यादा हो चुकी है। ओके, तो अधिक अम्लता से एसिडिटी हो सकती है। फिर हम बात करेंगे दांतों की सुरक्षा। तो जब दांतों का पीएच कितना होता है, 5.5 से कम होता है, तो दांतों का इनेमल क्या होता है, गिरने लगता है। इनेमल क्या होता है, हमारे दांतों की जो ऊपरी परत होती है उसको इनेमल कहा जाता है। तो ये क्या होता है, अपने गिरने लगता है। कब, जब पीएच का मान कितना होता है, 5.5 से कम हो जाता है।
ठीक है। टूथपेस्ट में क्षारीय तत्व होते हैं जो अम्लता को संतुलित करते हैं। हम क्या करते हैं, जो ब्रश करते हैं सुबह सुबह उठ के, तो ये क्या करते हैं, अपने उसको अम्लता को संतुलित करता है, क्योंकि वो क्षारीय प्रकृति का होता है। फिर हम बात करें कृषि में, तो कृषि का पीएच, जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, मृदा का पीएच पता करना जरूरी होता है, क्योंकि पौधे केवल विशेष पीएच पर अच्छे से उगते हैं। अगर पौधों में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो भी वो हार्मफुल होता है, और अगर क्षार की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो भी क्या होता है, वो हार्मफुल होता है। इसलिए हमें उसमें पीएच का पता करना जरूरी होता है कि मिट्टी का पीएच कितना है। फिर हम बात करेंगे पानी में जीवन की। तो जल में पीएच यदि 7 से बहुत ज्यादा है, कम हो जाता है, तो जलीय जीव क्या होते हैं, मर जाते हैं, है ना। तो अगर जल में पीएच अगर 7 से ज्यादा हो जाता है, ये कम हो जाता है, अगर वो अम्लीय हो जाते हैं, क्षार की हो जाती है, तो क्या होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं वो मर जाते हैं। फिर बात करेंगे उद्योगों की, तो रसायन उद्योगों में रिएक्शन के लिए उपयुक्त पीएच बनाए रखना जरूरी है। अगर कोई जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, वो अपना जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको वो क्या करती है, वेस्ट उसको फेंकती है किसमें, आप उसमें उद्योगों में से फेंकती है पानी में, समुद्र में से बहा देते हैं ना। तो उनको पहले क्या करना चाहिए, जो उनके वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको अगर वो अम्लीय मात्रा में तो उदासीन करना चाहिए, क्षार की मात्रा में तो उसे अम्ल मिलाकर उसे उदासीन करना जरूरी होता है। ठीक है, ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। अगर वो ऐसे फेंकते हैं तो जो हमारे जलीय जीव होते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ हम बात करेंगे स्रोत तथा उनमें उपस्थित अम्ल कि किस पदार्थ में कौन कौन से अम्ल होते हैं। तो सिरका हमने बात कर दी, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है। संतरे में साइट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक नहीं साइट्रिक है। ओके, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। नींबू में भी साइट्रिक एसिड होता है। चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ये मैथेनोइक एसिड भी होता है। और नेटल जो पादप होता है उसमें क्या होता है, मैथेनोइक अम्ल, ये मैथेनोइक एसिड होता है। ओके, तो नेटल क्या है, एक पादप होता है, शाकीय पादप होता है, जिसके डंक पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं, जो उसके पत्ते होते हैं ना उसमें कैसे होते हैं, डंकनुमा बाल होते हैं। और मैथेनोइक एसिड उसमें क्या होता है, उपस्थित होता है। नेटल के डंक का इलाज डॉग पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। अगर नेटल का पादप लग जाता है, अपनी स्किन पर कहीं लग जाता है, तो उसका इलाज कैसा होता है, डॉग पौधा जो होता है उससे रगड़कर इसका इलाज होता है। क्यों, क्योंकि जो नेटल पादप होता है उसमें क्या होता है, उसमें एसिड होता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, कौन सा एसिड होता है, वो मैथेनोइक एसिड होता है। ओके, तो अभी तक हमने बात करी थी किसके बारे में, एसिड और बेस के बारे में, मींस अम्ल और क्षारक के बारे में हमने यहाँ पर बात करी थी। अब हम बात करेंगे लवण की। तो जैसे हम जानते हैं, सभी जानते हैं, हमने पूरी बात कर ली है लवण और अम्ल और क्षारक की। तो लवण तो बहुत इजी है। तो लवण वे यौगिक होते हैं जो अम्ल क्षारक की अभिक्रिया से बनते हैं, है ना। हमने बात करी थी अभी कि अम्ल क्षारक मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक क्या है, एसिड है, अम्ल है ये, और ये क्या हमारा क्षारक होता है। तो जो अम्ल की रिएक्शन क्षारक से करवाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड जो कि लवण होता है, और H2O जो कि पानी होता है ना, जल होता है हमारा। ठीक है, तो अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक दोनों मिलेंगे तो उदासीन लवण प्लस जल बनेगा। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग मिल जाएंगे तो क्या होगा, वो उदासीन होगा नहीं होगा। वे एक इंसान ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, है ना। दोनों कैसे होंगे, उदासीन हो जाएंगे दोनों के दोनों। उसका पीएच, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक किसका निर्माण करेंगे, उदासीन लवण का प्लस जल का, जिसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। और अगर हम प्रबल अम्ल की दुर्बल क्षारक से रिएक्शन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट है अपना उत्पाद वो कैसा बनेगा, अम्लीय लवण प्लस जल बनेगा, जिसका पीएच कैसा होता है, 7 से कम होता है। और अगर हम लेंगे प्रबल क्षारक को लेंगे और दुर्बल अम्ल लेंगे तो कैसा बनेगा, अपना विलयन क्षारीय लवण बनेगा प्लस जल, और जिसका पीएच कितना होता है, 7 से ज्यादा होता है। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो अब हम कुछ लवण के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जिसको हम बोलते हैं NaOH। ओके, ये अपना लवण है, इसकी बात करेंगे। इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। कैसे निर्माण होगा इसका, क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्या होता है क्लोर क्षार प्रक्रिया में, तो इस विधि में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का क्या होता है, विद्युत का अपघटन किया जाता है। सोडियम अलग हो जाता है सोडियम का, और क्लोरीन यहाँ पर अलग हो जाता है। तो सोडियम क्लोराइड का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, मीन्स इसका विद्युत अपघटन करेंगे, तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस क्लोरीन बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस अपना बनेगा। देख लेते हैं इसके उत्पाद जो प्रोडक्ट होते हैं, हमने देख लिया अपने कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। फिर देख लेते हैं हम इसके उपयोग की, कि इसका जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ होता है। तो इसका उपयोग साबुन डिटर्जेंट में होता है, साबुन डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। कागज फैक्ट्री में होता है इसका उपयोग।
पेपर बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर कृत्रिम रेशों में रेवन बनाने में इसका उपयोग होता है। किसका उपयोग पड़ रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। पेट्रोलियम परिष्करण में, तेल शोधन में इसका यूज होता है। अम्लों को उदासीन करने में मीन्स एंटासिड के रूप में होता है। और प्रयोगशाला में एक क्षारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ओके, तो इस प्रकार से क्लोर क्षार प्रक्रिया होती है, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम क्या प्राप्त करते हैं? हाइड्रोजन गैस प्राप्त करते हैं और क्लोरीन गैस प्राप्त करते हैं, और सोडियम के हम विद्युत अपघटन इसमें प्राप्त करेंगे। तो ये आपको नजर आ रही है, यहाँ पर ये एनोड है, जो कि क्या है अपना पॉजिटिव होती है एनोड, ये नेगेटिव है। तो ये डायग्राम आप इसको केयरफुली देख लेना है ना, ध्यान से देख लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा जो हमारा लवण है वो है अपना विरंजक चूर्ण, जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। आपने सुना भी होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CaOCl2 मींस कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये अपना CaOCl2 है। अपना ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण क्लोरीन गैस को बुझा हुआ चूना भी पर प्रवाहित करने पर किया जाता है। कैसे प्राप्त करेंगे इसको? क्लोरीन गैस में क्या करेंगे अपन? बुझा हुआ चूना, जिसको हम क्या बोलते हैं? CaOH2 कहते हैं, है ना। प्रवाहित करके इसको प्राप्त करते हैं। यहाँ मैंने आपको इक्वेशन लिखी दे दी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, प्लस इसमें जो क्लोरीन गैस प्रोवाइड करी, तो ये हमारा क्या बन गया? CaOCl2। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड हमारा बना है, यही हमारा क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। और प्लस में हमारा जल भी यहाँ बना है, जो कि किसकी फॉर्म में है? ये लिक्विड की फॉर्म में है। फिर हम देखेंगे इसके उपयोग की, तो क्या इसका जो है उपयोग क्या होता है? जल शुद्धिकरण में होता है, पानी के पीने के पानी कीटाणु मुक्त करने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है अपना कपड़े और कागज को सफेद करने में, ब्लीचिंग पाउडर एजेंट के रूप में कपड़े व कागज को सफेद करने में इसका उपयोग किया जाता है। कभी देखा होगा जब अपनी मम्मी होती है ब्लीचिंग पाउडर डालती हैं, तो कपड़ों को सफेद करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, दाग धब्बे हटाने के लिए। कीटाणुनाशक के रूप में होता है इसका, घर, अस्पताल, नालियों आदि की सफाई में उपयोग होता है। ऑक्सीजन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करने पर यह ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। और उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे रसायन उद्योग में ऑक्सीकरण कारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा था क्या? ब्लीचिंग पाउडर। ओके, थर्ड अपना आता है बेकिंग सोडा। ये भी लवण है अपना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, जिसको क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको कहा जाता है, या फिर हम इसको सोडियम बाई कार्बोनेट भी इसको कहेंगे। ओके, तो इसका रासायनिक नाम मैंने आपको बता ही दिया। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। ये एक दुर्बल क्षारक होता है, यानी कि वीक क्षारक होता है ये। ओके, तो इसको कैसे प्राप्त करेंगे? सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनिया की रिएक्शन हम किससे करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड से और H2O से कराएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? NaCO3 मींस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होगा, और प्लस अमोनियम क्लोराइड बनेगा अपना। खाना पकाते वक्त खाना पकाते समय इसको गर्म करने पर किसका निर्माण होता है? तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम इसको जब हीटिंग देंगे तो किस में टूट जाएगा? हीटिंग देने पर सोडियम कार्बोनेट में, H2O में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ओके, जो हम क्या करेंगे इसको और हीटिंग देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये बनाई थी हीटिंग का सिंबल, ठीक है। ये जो ट्रायंगल बनता है ये हीटिंग का सिंबल होता है। जब इसको हीटिंग दी जाती है तो किसमें चेंज हो जाएगा? ये सोडियम कार्बोनेट में टूट जाएगा, H2O जल में टूट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। इसका उपयोग कहाँ का होता है? बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर किस किस से बनता है? बेकिंग सोडे से और टार्ट्रिक एसिड से। फिर एंटासिड, ये एंटासिड का एक संघटक होता है, और अग्निशामक में भी इसका यूज किया जाता है। ये था अपने बेकिंग सोडा के बारे में। इन सभी सॉल्ट्स को, सभी लवणों को आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से इसको आपको याद करते हुए चलना है। इससे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। फोर्थ अपना आता है धोने का सोडा, जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं इसको। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? Na2CO3.10H2O। ये सोडियम कार्बोनेट है और डेकाहाइड्रेट बनेगा ये। ओके, तो इसका निर्माण कैसे करेंगे? बेकिंग सोडे से गर्म करके और क्रिस्टल द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। तो आप देख रहे हो इसको कैसे प्राप्त कर रहे हैं अपन? सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन हमने किससे कराई थी? H2O से, कार्बन डाइऑक्साइड से और अमोनिया से करवाई थी। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हुआ। फिर जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, हमने इसमें क्या दी? हीटिंग दी। हीटिंग देने पर हमारे क्या उत्पाद बने? सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस CO2 हमारा बनाए। ओके, तो जो सोडियम कार्बोनेट हमारा बना था ये, ओके, इसकी रिएक्शन हमने किससे करवा दी? जल के 10 अणुओं से। जो जल थे ना उसके 10 मॉलिक्यूल से हमने इसकी रिएक्शन कराई, तो हमें क्या प्राप्त हो गया? फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? धोने का सोडा बोलते हैं। ओके, इसकी प्रकृति क्षारकीय होती है, और जो इसका उपयोग है वो किस किस में होता है? सफाई में किया जाता है, जल शोधन में होता है, उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था अपना धोने का सोडा। नेक्स्ट अपना आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम कहते हैं POP। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट, और ये अर्ध हाइड्रेट बनता है।
ओके, तो उसका निर्माण कैसे होगा? जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। इस सफेद चूर्ण को जल में मिलाने पर यह फिर से जिप्सम बन जाता है। ओके, तो अगर हम कैल्शियम सल्फेट और अर्धहाइड्रेट में हम क्या मिलाएंगे? पानी के अपन 1.5 मॉलिक्यूल 1.5 मॉलिक्यूल इसमें और मिलाएंगे तो क्या बनेगा? CaSO4.2H2O, मतलब पुनः ये क्या बन जाता है? फिर से जिप्सम बन जाता है। ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसका उपयोग हड्डी जोड़ने में होता है, मूर्ति बनाने में इसका उपयोग होता है, भवन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका गुण क्या है? तो जल के साथ मिलकर तेजी से कठोर हो जाता है, जल के साथ, है ना? यह इसके गुण होता है इसका। ओके, क्लियर हो गया क्या होता है पीओपी? तो ये अपने 5 लवण थे, ओके, जिसके बारे में हमने डिटेल में जाना। इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, इक्वेशन अच्छे से सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस करनी है इक्वेशंस की। अब हम बात करेंगे क्रिस्टल जल की। ओके, क्या होता है क्रिस्टल जल? तो जब जल के अणु किसी क्रिस्टल लवण के अणु से रासायनिक रूप में जुड़े होते हैं, जब भी कोई जल के अणु है और वो किसी क्रिस्टल लवण के अणुओं से रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं? क्रिस्टल का जल या जल योजित लवण उसे कहा जाता है। अर्थात लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को ही क्या कहा जाता है? जल का क्रिस्टल जल इसे कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट में देखो आप, जल के अणु कितने? 5 जल के अणु हैं। तो ये क्या है? क्रिस्टल, ये क्रिस्टल जल बन चुका है। तो इसमें 5 जल के अणु क्रिस्टल के साथ जुड़े होते हैं। इसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे CuSO4.2H2। यहाँ पे क्या जिप्सम है, तो कॉपर सल्फेट में इसके जल के अणु कितने जुड़े हुए हैं? 2 जुड़े हुए हैं। तो इसमें जिप्सम की क्रिस्टल के जल के 2 अणु होते हैं। ठीक है, इसका महत्व देख लेते हैं। तो यह क्रिस्टल को रंग और आकार देता है। जो भी क्रिस्टल बना है उसको ये क्या देगा? रंग और आकार देगा। क्रिस्टल को गर्म करने पर यह जल वाष्प के रूप में निकल जाता है और जल निकलने के बाद यह रंगहीन या सफेद पाउडर बन जाता है। यह बचता है कौन? क्रिस्टल का जो जल होता है वो। और इसी के साथ जो अपना चैप्टर है वो क्या होता है? समाप्त होता है। द एंड होता है इस चैप्टर का। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मेरे साथ इतनी देर तक बैठने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करनी है, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक मोटिवेशन क्योट के साथ हम इस चैनल को द एंड करते हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और फिर से सुधार करो। और आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर सकते हैं, जिसकी आईडी है infoyas007। यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।